तो देखो आगे हमने क्या देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड आल्सो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर गुड कंडक्टर, मेटल टाइप के जो कंडक्टर है उनके लिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सीधी सीधी कंडक्टर की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब वो थर्मल एनर्जी गुड कंडक्टर के केस में किसको इफेक्ट कर रही थी, रिलैक्सेशन टाइम को, बट इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर किसको इफेक्ट कर रही थी, नंबर डेंसिटी को, एन को। इसमें रिलैक्सेशन टाइम को वो डिक्रीज कर रही थी, इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा था। बट इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर ये बढ़ी हुई जो एनर्जी है ये नंबर डेंसिटी को इफेक्ट कर रही थी, नंबर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही थी, इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घट रहा था। ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बट अब हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का हो जाएगा। मींस मान लेते हैं कि कोई भी इनिशियल टेम्परेचर पे टी नोट, कोई भी इनिशियल टेम्परेचर पे टी नोट पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू हमें पता होती है एट रूम टेम्परेचर, मालूम होती है। तो उसे हम मान लेते हैं कोई भी इनिशियल टेम्परेचर या टी नोट टेम्परेचर जिस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू मालूम है। अब निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अदर टेम्परेचर पे, मींस मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है। तो हम अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 डिग्री कर दिया, 70 डिग्री कर दिया, 100 डिग्री कर दिया, या हमने लोअर कर दिया 25 से 5 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री। तो अगर हम नॉर्मल जो हमें टेम्परेचर मालूम है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस भी मालूम है, रेजिस्टिविटी भी मालूम है, उसी टेम्परेचर वेरी करा दिया, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उनके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, उनका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो आपको एज इट इज याद रखने होंगे। और वो फॉर्मूले हैं ये कि रेजिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट नॉन टेम्परेचर। ये याद रखना कि ये R नोट वो रेजिस्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर इनिशियल टेम्परेचर पे जिसके ऊपर उसकी वैल्यू हमें मालूम है। एक वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम किसी अदर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? सो resistance at any temperature will be equal to resistance at any known temperature multiplied by 1 plus alpha delta t। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह से आप रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला याद रखना है, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी भी रेजिस्टेंस की 10 डिग्री के ऊपर, 10 डिग्री पे नहीं मान लो, तुम मान लो 23 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर जो हम मानते हैं 27 डिग्री पे मान लो, ठीक है। कितने पे, 27 डिग्री पे। 27 डिग्री पे हमें कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें नोन है, तो उसे क्या बोलेंगे, आर नोट। वो मान लेते हैं कितनी है, 5 ओम, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि उसकी वैल्यू निकालो 60 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या करोगे, आर नोट की जगह क्या पुट करोगे, 5 ओम 1 प्लस अल्फा आपको गिवन होगा। ये रेजिस्टिविटी जैसे हर एक मेटेरियल की नॉन है और उसकी टेबल बनी हुई है, वैसे ही उसी के ही जस्ट साथ में ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिलेगी, वो आपको गिवन होगी। टेम्परेचर आपने कहां से कहां बढ़ा दिया, 27 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप जैसे चेंजमेंट लोगे तो वो केल्विन में लो या उसके अंदर लो डिग्री में, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा, तो ज्यादा हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो ये 5 ओम यहां पुट करेंगे, 1 प्लस जिस भी मेटल का अल्फा गिवन, जिस भी मेटल का रेजिस्टेंस पूछा है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका अल्फा गिवन होगा, ये वैल्यू दोनों घटा के यहां पुट करनी है और आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस एट एनी
पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे आप निकालना चाहते हो, जैसे हम यहाँ 60 डिग्री के ऊपर पूछा है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब क्या है कि इन फॉर्मूले की थोड़ी खूबसूरती डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या है, किस काम के आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बाद में देखेंगे, एक पूरा का पूरा लेक्चर ही लेंगे पूरी इस यूनिट के न्यूमेरिकल का, तो उसमें देखेंगे, हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी बस थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं, ओनली थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपका एज इट इज याद रखने, बिल्कुल, ठीक है, कोई डेरिवेशन दिमाग मत मारना कि डेरिवेशन क्या है, नहीं मारना, ठीक है, डायरेक्ट याद रखने। तो सुनो ध्यान से, अब ये जो अल्फा होता है, ये हमारे सामने कुछ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि ये अल्फा क्या है भाई साहब। तो ये अल्फा है इस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस केस में ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि ये है क्या, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे अल्फा निकाल लो, देखो आर टी, इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे हम निकालना चाहते हैं, आर नोट, ये वो रेजिस्टेंस है जो नॉन टेम्परेचर पे है, ठीक है, और नॉन वैल्यू का है, प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, इस आर नोट को इधर ले आओ, आर टी माइनस आर नोट अपॉन ये आर नोट नीचे आ जाएगा और डेल्टा टी भी नीचे, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये। वैसे ही यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रेजिस्टिविटी से निकालोगे तो रेजिस्टिविटी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस रेजिस्टिविटी एट नॉन टेम्परेचर डिवाइड बाई डेल्टा टी अपॉन रो। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अल्फा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह से अल्फा ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी दैट इज द अल्फा कैन बी डिफाइन इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल जो थी, जो हम लगभग ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या ओरिजिनल रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे मानते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे यूज होती है, तो हम उसको क्या मानते हैं कि भाई इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस तो ये है। अब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने के साथ कितना हो जाएगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो ओरिजिनल के बराबर नहीं होगा, कुछ अलग होगा। हमें पता लग गया है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर ओरिजिनल यूनिट रेजिस्टेंस एंड यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मींस यूनिट रेजिस्टिविटी हो और यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जितना चेंजमेंट आता है रेजिस्टिविटी में, उसे ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, ये जस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, नोट्स में है ये सारी चीजें, क्यों बार बार लिखना। रिपीट कर देता हूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा कैन बी डिफाइंड इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, जो ये अल्फा होता है, अल्फा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू का होता है। ये कुछ नोट करने हैं पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कई बार इससे भी पूछ लेते हैं कि भाई टेम्परेचर के चेंजमेंट से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या
इफेक्ट पड़ता है वो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट से एक्सप्लेन करो। किससे एक्सप्लेन करो? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इससे एक्सप्लेन करो। इससे पहले हम नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट लेके टेम्परेचर की डिपेंडेंस रेजिस्टेंस के ऊपर एक्सप्लेन करती, बट अब अल्फा को लेके एक्सप्लेन करेंगे। और ये अल्फा की वैल्यू क्या है? हमारी नॉन है, ठीक है, टेबल में है। तो याद रखना कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। किसके लिए? जो गुड कंडक्टर होते हैं उनके लिए। बात समझ में आई? ठीक है। और अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। दोनों चीज याद रखना। अब ध्यान से सोचना, जो हमारा किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है या किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है, जिसको आप ये लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो देखो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो श्योरली डेल्टा टी क्या होगा आपका? डेल्टा टी हमेशा क्या रहना? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेल्टा टी है क्या? डेल्टा टी है हमारा ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर, मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा, इनिशियल क्या रहेगा? कम, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी क्या है? हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी। डेल्टा टी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी। अल्फा मैंने बता दिया एक कंडक्टर के लिए या गुड कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। और आर नोट एक कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, जो क्या होगा? इनिशियल वैल्यू में ऐड होगा। अब इनिशियल वैल्यू में ऐड होगा तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो इनिशियल से क्या होगा? ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गुड कंडक्टर विल इंक्रीज। क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है? हमारी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के होने से ये पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव ही रहा। तो गुड कंडक्टर में जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ हमारा रेजिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर का इंक्रीज। यही हमने किससे पढ़ा था? उस कॉन्सेप्ट से। तो ये अल्फा से भी एक्सप्लेन हो गया। तो यहाँ पे लिखना कि दी अल्फा, या लिखना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस of a good conductor is a positive quantity. That's why as we increase the temperature, the resistance of a good conductor also get increase. ठीक है। But in case of the semiconductor ये कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव। सेम फंडा आप ये इसके लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर के लिए क्या होगी? ये पूरी की पूरी क्वांटिटी अगेन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ऐड होगी इस इनिशियल वैल्यू में, तो फाइनल जो रेजिस्टिविटी आएगी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वो इंक्रीज वैल्यू की होगी, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी भी क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। किसकी? गुड कंडक्टर की। बट सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखो क्या होगा, हमारा सेम वही फॉर्मूला है। इसमें क्या चेंजमेंट हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर वो क्या है? आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हमारा जो डेल्टा टी फैक्टर है ये तो पॉजिटिव रहना। चलो भाई साहब ये पॉजिटिव कर दिया। आर नोट जो है वो पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम 5 ओम 3 ओम, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी कुछ ना कुछ होगी। जैसे मेरा मास है 5 किलोग्राम, ठीक है, आपका मास होगा 2 किलोग्राम, तो क्या है? वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वैसे ही रेजिस्टेंस कभी भी किसी भी कंडक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई पॉजिटिव फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया? ये क्या होता है? नेगेटिव। तो ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने से इनिशियल वैल्यू में से ये नेगेटिव क्वांटिटी अब क्या होगी? घटेगी। तो जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा?
घट जाएगा इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट of the resistance of a semiconductor is a negative value. That's why final temperature final resistance is less than the initial temperature, क्योंकि initial resistance, क्योंकि initial resistance में से ये factor आपका negative होने से घटेगा. That's why as we increase the temperature in case of the semiconductor, resistance of the semiconductor will get decrease and vice versa because of its negative temperature coefficient of resistance. ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है. ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग हम पढ़ चुके हैं जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. पहला फैक्टर अफेक्टिंग क्या आया था? रेजिस्टेंस का पढ़ते हैं. शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल सेकंड आया था. नेचर ऑफ द मटेरियल थर्ड वन आया था. टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो अच्छे डिटेल में पढ़ना. ये कंडक्टर के लिए अलग है और सेमीकंडक्टर के लिए अलग है. रेजिस्टिविटी में सिर्फ एक फर्क देखा था कि वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रही थी, बट बाकी जो सभी फैक्टर थे वो सेम एज इट इज थे. किसकी तरह? जो रेजिस्टेंस के थे. ठीक है, याद रखना. अब इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट है, ऐसे याद रख लेना उसे. ठीक है, कि कभी कभी रेजिस्टेंस करंट फ्लो के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है. डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो वो देखते हैं क्या है. इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है ज्यादा. ठीक है, बट वो कभी कभी करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर जाती है. वो देखो क्या है. उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता देता हूं कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मींस जब हम कभी भी लैब के अंदर काम करते हैं या कोई भी सर्किटरी है तो कहीं पे हमें रेजिस्टेंस लगाना हो तो हम छोटे छोटे कार्बन के रेजिस्टेंस यूज करते हैं. जब कभी भी आपने रेडियो की या कोई भी रेडियो वगैरह की आपने अगर प्लेट देखी होगी तो उसमें डिफरेंट कलर की स्ट्रिप के लगे हुए छोटे छोटे वो लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, या रियोस्टेट आपने लैब में देखा ही है. तो रियोस्टेट की जो वायर है वो हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए. वहीं पे रियोस्टेट की जो नॉब होती है उसको मूव करा के वहां सेट करते हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं एलॉय के. किसके बनाए जाते हैं? एलॉय के. तो उनका रीजन क्या है? एलॉय है जैसे फॉर एग्जांपल कंस्टंटन, ठीक है, टंगस्टन, मैग्नीन, ठीक है, यूरेका. ये कुछ इस तरह के एलॉय है जिससे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं. उनका रीजन क्या है? ध्यान से सुनो. फॉर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बनाना है तो कॉपर के वायर का तो बनाओगे नहीं. मींस कॉपर का पहले ही रेजिस्टेंस क्या है? वो एक अच्छा गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है. तो उससे रेजिस्टेंस लगाना हो आपको किसी भी लैब के सर्किट में तो आप कॉपर का वायर तो यूज नहीं करोगे. तो गुड कंडक्टर वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. ठीक है, तो अगर आपको वहां सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ गई तो वहां पे आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाओगे जो इन मेटल के बने होते हैं ताकि आपको छोटा सा वायर भी बहुत लार्ज क्या करे? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे. ठीक है, तो इनके वायर को काट के और एक कॉइल की फॉर्म में ऐसे मोड़ दिया जाता है. ठीक है, और ये बन जाता है जैसे 5 ओम. ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे? आप इसकी लेंथ को दुगना कर दो. ठीक है, उसी जैसे ये मान लें कंस्टेंटन का है, ठीक है, तो दुगना कर दिया तो वो कितना हो जाएगा? 10 ओम का. अरे ओम लिखो. ठीक है, तो ये ऐसे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन मेटल के बनाते हैं. तो रीजन क्या है वो सुनो. हमने देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर वेरी कराते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हो जाता है. और उसकी वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है भाई साहब R0 प्लस
आर नोट अल्फा डेल्टा टी, मींस जैसे टेम्परेचर वेरी रेजिस्टेंस वेरी। हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस बनाया, मान लेते हैं कि वो हमने बनाया 5 ओम का, कितने ओम का बनाया, 5 ओम का, लेकिन टेम्परेचर तो कभी भी वेरी कर जाता है, गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर घट जाता है, तो क्या रेजिस्टेंस 5 ओम का रहेगा? ये तो पागल वाली बात हो गई कि खरीदा था 5 ओम का, कभी वो दे रहा है 10, कभी 15, कभी 7, कभी 2, कभी 1, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वैल्यू क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हमें इसकी डिपेंडेंस खत्म करनी है। क्या करनी है, डिपेंडेंस खत्म करनी है, ताकि हमने जो 5 ओम का खरीदा सर्किट में लगाने के लिए वो एटलीस्ट 5 ओम का तो रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन वेरी कराता है, ये फैक्टर वेरी कराता है। क्या कराता है, ये फैक्टर वेरी कराता है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है, तो रेजिस्टेंस 5 ओम प्लस 5, और मान लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस नॉर्मल डे लाइफ में कितना आ जाता है, 50 डिग्री का, मल्टीप्लाई बाई अल्फा। तो देखो 55 जा अराउंड 250 हो गया, ठीक है। ये कुछ मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ और फिर वो ऐड होगा 5 में, और फिर हमारा नया रेजिस्टेंस आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने 5 ओम का खरीदा, हमारा भाई साहब 5 ओम का ही रहे, बार बार खरीदते नहीं घूमेंगे रेजिस्टेंस। तो क्या करें कि ये जो फैक्टर है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड हो रही है, उसकी डिपेंडेंस खत्म कर दो। और ये कैसे डिपेंडेंस खत्म हो सकती है, जब अल्फा की वैल्यू हम बहुत स्मॉल यूज कर ले, मींस ये बहुत स्मॉल हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस 5 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻5 मींस 5 प्लस 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो ऐड करोगे 5 प्लस 0.0000250, एम आई राइट, नो 250 है ना। और हमारा नया रेजिस्टेंस कितना आया, 5.00250। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लगभग हमारा 5 ही है, इसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर ये होता 1 या 10 होता, ये 1 होता या 10 होता तो क्या होता, देखो 10 होता तो और भी ज्यादा चेंजमेंट आ जाता। ये अगर 10⁻2 होता, 10⁻2 होता तो कम से कम ये 5 से लेके 2.50 बढ़ जाता। अगर ये 10⁻, अल्फा हमारा 10⁻⁻2 होता तो लगभग 2.50 इतना फैक्टर इसमें ऐड हो जाता, और रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 7.50। लेकिन अगर ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो, 10⁻5, ठीक है, या हमारी अल्फा की वैल्यू जो है 10⁻⁻4 से लेके 10⁻5 कुछ इस तरह की हो, मींस वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारा ये जो ऐड होने वाला फैक्टर है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा तो 5 में ये नेग्लिजिबल अमाउंट होगी ऐड, तो वो लगभग क्या रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। तो इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है 50 डिग्री बढ़ाने के बावजूद भी हमारा इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ, तो हमने इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस कम कर दी। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस कब कम हुई, जब हमारा अल्फा क्या हुआ, वेरी स्मॉल वैल्यू का हुआ, तभी हुआ ना, है ना। और अब वेरी स्मॉल वैल्यू के जो मटेरियल है वो है ये कंस्टेंटन, टंगस्टन, मैंगनीज, यूरेका, जो कि एलॉय है। समझ आया, ठीक है। सेकेंडली इसका ये भी पॉइंट है कि एक छोटे से वायर से ही आप लार्ज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो, मींस इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो थोड़ी सी लेंथ और थोड़े से क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस हमें आ जाएगा। हमें 5 ओम के लिए भी कम से कम किलोमीटर जितनी वायर को ऐसे मोड़ के नहीं रखना पड़ेगी, छोटी सी वायर काटो उसी से ही आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई। कॉपर की वायर है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी बहुत बड़ी वायर लेनी पड़ेगी 5 ओम के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ऑफर करवाने के लिए एक सर्किट में, ठीक है। तो इसके दो रीजन है कि एक तो ये जो एलॉय है ये हाई रेजिस्टिविटी की है, और इनका जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत स्मॉल है, ये बनाई गई है स्पेशल ताकि ये कुछ चीजों को मिक्स करके, मिक्स्ड है ये, ठीक है, कुछ मेटल्स को मिला के फिर एलॉय बनाई है। तो ये इसलिए बनाई है ताकि ये और ये दोनों साइमल्टेनियसली कंडीशन सेटिस्फाई हो और उनके हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना सके, ताकि छोटी सी लेंथ में ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, साथ साथ उनकी टेम्परेचर
जो डिपेंडेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाए। वो तभी होगी जब अल्फा हमारा बहुत स्मॉल हो, ताकि वो इन फैक्टर से मल्टीप्लाई होके हमें स्मॉल वैल्यू एडिशन में लेके आए। स्मॉल वैल्यू ऐड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। तो याद रखना कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इतनी वैल्यू के होते हैं। ये आपकी बुक में है नोट, ठीक है, तो याद कर लो इसको डायरेक्ट, ठीक है। हाँ जी, अब एक और बात सुनो, एक है फोर्थ, कभी कभी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर जाता है। कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है इस शेप का, क्यूबॉइडल शेप का। कैसी शेप का है? क्यूबॉइडल शेप का। देखो ध्यान से, समझ आया कैसा कंडक्टर है? ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, ठीक है। ये इस टाइप का है भाई साहब, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है। जिसमें क्या है कि ये इसकी वो है ए हाइट, जैसे यहां से लेके यहां तक ये जो है ये है ए हाइट, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ए हाइट, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ मान लो बी ना, लेंथ मान लो इसकी सी, और यहां से लेके यहां तक जो इसकी ब्रेथ ये कितनी है? बी, ठीक है। समझ आया? तो सुनो, ये ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो इस टाइप का वायर होता, इसकी लेंथ है हमारी एल, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, तो आपने रेजिस्टेंस क्या लिखा था? रेजिस्टेंस लिखा था रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल, जो कि कांस्टेंट होती है गिवन मटेरियल के लिए, और एल बाई ए है कि नहीं। अब ये एल बाई ए है, एल बाई ए है। ध्यान से सुनना, एल क्या है? एल है कि ये करंट कितनी लेंथ के अक्रॉस गुजरा वो। सेकेंडली एरिया क्या है? वो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके अंदर से करंट एंटर कर रहा है। जैसे कि ये सर्कुलर वायर है, करंट ऐसे एंटर किया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है जिसमें से करंट पास हो रहा है? ये। बात समझ में आई? और कितनी लेंथ का क्रॉस गुजर रहा है? ये। समझ आया? तो यहां से एंटर किया तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ ये यूज हुआ रेजिस्टेंस के अंदर। अगर इसी केस में ये ऐसे रखा हुआ है, फ्रंट ये है, लेंथ ये है, ठीक है, समझ आया? क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट इस क्रॉस सेक्शन में एंटर किया और यहां से निकल गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एंटर किया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसकी लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट कितनी है? ए। लेंथ कितनी है? सी। तो जो रेजिस्टेंस लिखोगे वो क्या हो जाएगा? रो, ये तो एक जिस भी मेटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी, एरिया क्या हो गया? ए मल्टीप्लाई बाई सी। और जब करंट ऐसे पास होगा तो वो इसकी इस ब्रेथ में से पास होगा। जैसे यहाँ पे करंट यहाँ से एंटर किया तो एल लेंथ को क्रॉस किया, तो यहाँ से बी लेंथ को क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। लेकिन अब करंट ऐसे पास ना करके करंट पास कर रहा है ऐसे, मींस इस क्रॉस सेक्शन में एंड कर रहा है और वहां से निकल रहा है करंट, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जाएगा तो उसका ये क्रॉस सेक्शन माना जाएगा और ये लेंथ मानी जाएगी, ठीक है। ये क्या मानी जाएगी? लेंथ, जिसमें से करंट पास हुआ। तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस लिखोगे तो रो, ये तो उसी मेटेरियल का, जिस मेटेरियल का बना हुआ है वही कॉपर का ही वायर है मान लेते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन अब ये हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये ए
मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, और कितनी लेंथ में से पास हो रहा है, सी। ठीक है, अब करंट मान लेते हैं नीचे से एंटर किया और ऊपर से निकला। जब नीचे से एंटर करेगा तो वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एंटर करेगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ सी से और ब्रेथ बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाई बी। जब करंट ऐसे जाएगा तो वो उसकी हाइट वाली लेंथ को पास करता हुआ जाएगा, तो उसका मीनिंग क्या है, ए रो। तो देखो तीनों केस में हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, मटेरियल वही, लेंथ चेंज नहीं की, सेम एरिया चेंज नहीं किया, वही मटेरियल सेम लेंथ सेम एरिया का, बट डायरेक्शन ऑफ द करंट हमने चेंज कर की, तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। ये वो लेंथ है जिस लेंथ के अंदर से करंट गुजरता हुआ जाता है, और एरिया क्या है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये एंटर करता है। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है, तो हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज से करंट चेंज हो गया। तो इसलिए कभी कभी हम ये भी मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि नॉर्मली वायर में तो हम क्या है, एक पतला सा वायर होता है, उसका एक ही क्रॉस सेक्शन होती है और उसकी लेंथ ऑफ द वायर ये कांस्टेंट रहती है, इसलिए इस फैक्टर को ज्यादा नहीं करते। लेकिन ऐसे हमने देखा कि इस तरह का वायर हो तो उसमें इफेक्ट हो रहा है, तो ये फैक्टर भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन याद रखना कभी कभी डायरेक्शन मैटर करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर कि भाई ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो निकालो, तो वहां पे सोच समझ के देखना कि किस क्रॉस सेक्शन में करंट एंटर कर रहा है और कितनी लेंथ को वो पार कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग में रखना, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, देखो एक मेटल के अंदर दो वैल्यू होती है, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। इनकी डेफिनेशन में ज्यादा एंटर मत करो कि क्या होती है, बस इतना सा अंदाजा लगा लो। जो हम इजीली से कैलकुलेट कर सके वो है मैक्रोस्कोपिक, मींस जो हमें एक मेटेरियल के बाहर से ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि मान लो ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के ऊपर हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, और उसमें I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि I करंट को आप इजीली से मेजर कर सकते हो। कितना पोटेंशियल अप्लाई किया बैटरी से वो भी आप मेजर कर सकते हो वोल्ट मीटर से। करंट को किससे यूज मेजर कर सकते हो, एमीटर से। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है वो ओम मीटर से आप मेजर कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक वो वैल्यू होती है कि ये चीज अप्लाई करने के बाद इसके अंदर माइनर स्केल पे क्या जनरेट होती है। जैसे करंट फ्लो होने से हमारी क्या जनरेट होती है, इसके अंदर करंट डेंसिटी कंडक्टर के अंदर, जो कि क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल अप्लाई किया इस दोनों एंड पे कंडक्टर पे, तो उससे इसके अंदर क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होती है क्या, V अपॉन L, और रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी जनरेट होती है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो ओम्स लॉ था, ठीक है, तो यहां आप करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ हमें रिलेशन देता है किस किस के अंदर, करंट से जनरेट हुई करंट डेंसिटी, ठीक है, वोल्टेज से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेजिस्टेंस से जनरेट हुई रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर के अंदर। इन तीनों के बीच में रिलेशन ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ठीक है,
तो करना स्टार्ट करें। चलो, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसे मैं कई बार मास्टर इक्वेशन भी कहते हैं, ANEVD, इसको लेके स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो क्या है E, कैपिटल E, ठीक है, और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टाउ। सारे के सारे डेरिवेशन इसी से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखो, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी, कभी कभी इसमें रेजिस्टिविटी की बजाय कंडक्टिविटी, अगर जहां पे रो लिख रहे हैं उसी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें तीनों में रिलेशन निकालना है, तो सुनो ध्यान से। हमें सबसे पहले तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके क्या करना है, जे निकालना है, ठीक है। जे क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, एरिया नीचे ले आओगे, NEVD की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्योंकि VD की तो जरूरत कहीं पे पड़ी नहीं रही, किसकी पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले में कैसे आ सकता है, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन इसमें पुट कर दोगे। तो वो पुट कर दो, तो E² E टाउ बाई M, I अपॉन A करंट डेंसिटी, ठीक है। अब E इधर रख दो, NE² टाउ बाई M, ये फैक्टर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दी, देखो कहीं पढ़ा होगा आपने, अभी पढ़ा है। तो जे देखो ये उल्टा है, 1 अपॉन रो E, 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा E, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। कुछ नहीं है, जो हमारा स्टैंडर्ड जो लॉ था, I इज इक्वल टू V, और इसको मैं कंडक्टेंस बोल देता हूं, ठीक है। अरे पूरा ही लिख लो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। I से क्या जनरेट होता है, करंट डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक रेजिस्टेंस जो है उससे क्या जनरेट होती है, रेजिस्टिविटी। तो इसकी जो माइनर फॉर्म है उसके बीच में रिलेशन निकालना ही क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ज्यादा बस यूज कर लो इसे, ठीक है, इतना कुछ काम का है नहीं, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। तो आज बस इतना ही, कल इससे आगे करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको सीरीज में जोड़े तो कितना होगा, पैरेलल में जोड़े तो कितना होगा, मींस इक्विवेलेंट जो आप 10th में कर चुके हो, लेकिन अब और काफी डिटेल में करेंगे, ठीक है, अच्छी खासी डिटेल में करेंगे। तो कल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, आज इतना ही, ठीक है।